सोचिए, जब कोई सरकार अपने बैंक, होटल या फिर स्टील मिल जैसी बड़ी बड़ी संपत्तियां बेचने लगे तो क्या होता है। ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, ये असल में अभी पाकिस्तान में हो रहा है। तो चलिए उनके इस विशाल ग्रेट सेल ऑफ यानी निजीकरण कार्यक्रम को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। ये सुनने में तो एक आसान सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है और किसी भी देश की आर्थिक दिशा को तय कर सकता है। ये सिर्फ कोई संपत्ति बेचने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस पूरी कवायद के पीछे एक आधिकारिक सोच है, एक विजन है। ये विजन स्टेटमेंट हमें बताता है कि लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असल मकसद तो यह है कि प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके सरकारी कंपनियों को ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, ताकि सरकार अपना ध्यान और संसाधन हेल्थ और एजुकेशन जैसे जरूरी सामाजिक क्षेत्रों पर लगा सके। तो चलिए अपने पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। आखिर निजीकरण क्यों? इस बिक्री के पीछे के मिशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस कार्यक्रम के कई बड़े उद्देश्य हैं। सबसे पहला, घाटे में चल रही या कम कुशल सरकारी कंपनियों को पटरी पर लाना। कई बार ये कंपनियां सरकार पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बन जाती हैं, तो उस बोझ को कम करके उन संसाधनों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसका लक्ष्य औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और देश के कैपिटल मार्केट को मजबूत करना भी है। मतलब ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। अब सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े मिशन को अंजाम कौन दे रहा है। चलिए इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उस मुख्य संगठन से मिलते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल केंद्र में है। तो मिलिए निजीकरण आयोग या प्राइवेटाइजेशन कमीशन पीसी से। 1991 में बनी ये संस्था ही वो इंजन है जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता है। इसका काम है बैंक, फैक्ट्री और उपयोगिता कंपनियों जैसी सरकारी संपत्तियों को एक पारदर्शी तरीके से बेचना। संक्षेप में कहें तो ये इस पूरे कार्यक्रम की एग्जीक्यूटिव आर्म है। तो ठीक है, कमीशन इस प्रक्रिया को चलाता है, लेकिन क्या आखिरी फैसला लेने का अधिकार भी उनके पास है? जी नहीं। तो फिर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ये जानना जरूरी है कि असली पावर किसके पास है। ये प्रक्रिया आप देखिए 3 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले निजीकरण आयोग का बोर्ड, जिसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, किसी सौदे का मूल्यांकन करके उसकी सिफारिश करता है। इसके बाद मामला जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन यानी सीसीओपी के पास, जिसमें बड़े बड़े मंत्री होते हैं, और वहां से हरी झंडी मिलती है और आखिर में संघीय कैबिनेट, जो कि सरकार की सबसे बड़ी बॉडी है, इस फैसले पर अपनी अंतिम मोहर लगाती है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब इस कार्यक्रम को एक्शन में देखते हैं। असल दुनिया के उदाहरणों पर नजर डालते हैं, बड़े बड़े स्टील मिल से लेकर आलीशान होटलों तक। इस कार्यक्रम का पैमाना बहुत बड़ा है। हम सिर्फ 1 या 2 कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं। मौजूदा लिस्ट में 20 प्रमुख सरकारी उद्यम और 27 कीमती सरकारी संपत्तियां शामिल हैं। ये देश के आर्थिक ढांचे में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। हमारी पहली केस स्टडी है पाकिस्तान स्टील मिल्स, एक ऐसा औद्योगिक जियांत जो लंबे समय से कह सकते हैं एक तरह से सोया हुआ था। अब इसे फिर से खड़ा करने की योजना बहुत महत्वाकांक्षी है। तो प्लान यह है कि इसकी 51 से 74% की बड़ी हिस्सेदारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बेच दी जाए। इसके लिए मिल की जो कोर एसेट्स हैं उन्हें स्टील कॉर्प नाम की एक नई सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिया गया है। लक्ष्य है उत्पादन क्षमता को सालाना 30 लाख टन तक बढ़ाना, और इस प्रक्रिया में 4 अंतर्राष्ट्रीय बोलीदातों को पहले ही क्वालिफाई कर लिया गया है। अब एक बिल्कुल अलग तरह की संपत्ति पर नजर डालते हैं। यह है लाहौर का सर्विसेज इंटरनेशनल होटल। ये एक प्राइम रियल एस्टेट सौदे का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये होटल लाहौर की अपर मॉल रोड जैसी शानदार जगह पर है। अगस्त 2021 में एक खुली नीलामी में इसकी बोली लगी 1.95 अरब रुपए, और सबसे अहम बात, खरीदार ने जनवरी 2022 तक पूरी रकम जमा भी कर दी, जिससे यह सौदा एक बड़ी सफलता बन गया और यह दिखाता है कि यह प्रक्रिया काम कर सकती है। बिजली क्षेत्र की चुनौती थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। शुरुआती प्लान यह था कि 10 बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कोज में प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज लाने के लिए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब रणनीति बदल रही है। अब प्रांतीयकरण या प्रोविंशियलाइजेशन पर विचार हो रहा है, यानी इन कंपनियों का मालिकाना हक और मैनेजमेंट संबंधित प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया जाए। ये दिखाता है कि निजीकरण की रणनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि ये बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढलती है। अब अपने अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। अब तक क्या नतीजे मिले हैं, इसका क्या असर हुआ है और आगे की राह कैसी है। जरा इस नंबर पे एक नजर डालिए। 649 अरब रुपए। 1991 से अब तक निजीकरण के 178 सौदों से इतनी बड़ी रकम जुटाई गई है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 3 दशकों की आर्थिक नीति और कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो ये पैसा आया कहां से? ये चार्ट साफ दिखाता है कि सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 47% दूरसंचार यानी टेलीकॉम क्षेत्र से आया है। इसके बाद कैपिटल मार्केट के लेन देन का 29% योगदान है। ऊर्जा, बैंकिंग और दूसरे क्षेत्रों ने भी इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है। और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, इस रकम का उद्देश्य सरकारी कर्ज को कम करना और सामाजिक क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को फंड करना है। तो ये सिर्फ बिक्री नहीं, बल्कि एक आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा है जो पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कई बड़ी और जटिल कंपनियां अभी भी सक्रिय निजीकरण सूची में हैं, जिसका मतलब है कि आगे की राह में कई चुनौतियां हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो इवॉल्व हो रही है। तो आखिरी सवाल यही है, जब इतनी महत्वपूर्ण संपत्तियां अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, तो पाकिस्तान की निजीकरण की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? क्या ये आर्थिक पुनरुद्धार की कहानी होगी या आगे और भी जटिलताएं आएंगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, और ये निश्चित रूप से देखने लायक होगा।